ननद हो तो अपनी। नीलम, अगले सप्ताह में रक्षाबंधन है। चलो चलकर बाजार से रूबी के लिए कुछ गिफ्ट्स ले आते हैं। फिर बीच में कोई हॉलीडे भी नहीं है, मेरे पास समय नहीं रहेगा। जीतू के मुंह से उसकी बहन के लिए गिफ्ट लाने की बात सुनकर नीलम का मुंह बन गया था। क्या जरूरत है गिफ्ट देने की? 500 रुपये दे देना बहुत है। आपको पता है, हमें तो हमारे भैया 50 रुपये देते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। ये आजकल के नए नए चोचले चल गए कि भाई भी बेचारा बाजारों में धक्के खाता फिरे और बहन के लिए चॉकलेट, कपड़े और गहने खरीदे। अब तो ये राखी बंधने का त्योहार नहीं रहा, बस भाइयों की जेब पर डाका लगाने का त्योहार हो गया है। और वो कौन सी तुम्हारी सगी बहन है जिस पर तुम दौलत लुटाने को आधे हुए जा रहे हो? कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की। देखो नीलम, तुम्हारा सगा एक ही भाई है, फिर भी तुम हर साल 5-5 राखी खरीदती हो, 3 जगह मिठाई लेती हो, अपने भाइयों के अलावा भाभी और उनके बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदती हो। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि क्या ज़रूरत है चाचा ताऊ के भाइयों पर पैसे खर्च करने की, लेकिन तुम मेरी बहन के लिए कुछ भी लेना हो तो तुरंत मुंह चढ़ा लेती हो। अरे भाई, समस्या क्या है तुम्हारी? और मेरी तो बस एक ही बहन है, मैं उसे भी गिफ्ट नहीं दूंगा क्या? अब इतना गरीब नहीं हूं मैं कि 50 रुपये देकर राखी बंधवाऊं। अच्छा, हर बात का हिसाब लगाकर बैठे हो, तो इसका भी हिसाब लगा लो कि मैं वहां से लेकर कितना आती हूँ। हर साल पूरे परिवार के कपड़ों के अलावा मिठाई, फल, मेवे, कैश, क्या कुछ नहीं मिलता मेरे घर से। एक बैग लेकर जाती हूँ तो 3 भर कर वापस लाती हूँ। आप तो बस अपनी बात करो कि ये जो बहन पर खर्च करने को आतुर हो ना, आपको क्या मिलने वाला है उसके बदले में? हद है नीलम तुमसे। रिश्ते क्या व्यापार होते हैं जहां नफा नुकसान देकर इन्वेस्ट किया जाएगा? अरे वो मेरी बहन है और मैं उसे अपनी कमाई से गिफ्ट दिलवाऊंगा, बात यहीं खत्म होती है। उससे आगे मुझे और ज्यादा कुछ नहीं सुनना। पति की बात सुनकर तो नीलम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रसोई में बर्तन धोते हुए अब वो पटक पटक कर बर्तनों पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। नीलम का स्वभाव ही ऐसा था। उसकी शादी को 3 साल बीत गए थे और इन 3 सालों में कभी भी उसने अपनी ननद रूबी को दिल से नहीं अपनाया था। नीलम के ससुर विजयकांत का एक ही बेटा था जिसका नाम था जितेंद्र, जिसे प्यार से घर में सभी जीतू कहा करते थे। जब जीतू थोड़ा बड़ा हो गया तो विजयकांत जी और उनकी पत्नी कौशल्या को दूसरे बच्चे की इच्छा होने लगी, किंतु शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अब तो विजयकांत इस बात से बुझे बुझे से रहने लगे कि उनकी सिर्फ एक ही संतान है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, विजयकांत और उसकी पत्नी की उम्मीदें टूटती जा रही थी। एक दिन, डॉक्टर साहब, क्या कोई उपाय नहीं जिससे हम अपने बेटे को एक भाई या बहन लाकर दे सके? हमें बस इसी बात का मलाल रहेगा कि हमारा बेटा दुनिया में हमारे जाने के बाद अकेला रह जाएगा। देखिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप तो भाग्यशाली है कि आपको एक बेटा है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बे औलाद है। और जहाँ तक बेटे का साथ देने की बात है, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप बुरा मत मानिएगा, आप दोनों किसी अनाथ आश्रम से एक बेटी गोद ले लीजिए। आपको दूसरा बच्चा मिल जाएगा, आपके बेटे को साथ ही, और उस बच्चे का जीवन संवर जाएगा, वो अलग। मेरी बात पर विचार करिएगा, ठंडे दिमाग से सोच कर ही अगला कदम उठाइएगा। कौशल्या और विजय अपने घर लौट आए थे, लेकिन डॉक्टर की कही बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। डॉक्टर साहब ठीक ही तो कहते हैं। मैंने सोच लिया है, अपने जीतू को मैं इस रक्षाबंधन पर एक प्यारी सी बहन लाकर दूंगी जो जीवन भर उसे राखी बांधेगी और मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। पत्नी की बात सुनकर विजय भी बच्चे को गोद लेने को तैयार हो जाता है और जल्द ही रूबी उनके घर की सबसे छोटी सदस्य बनकर आ जाती है। जब रूबी को अनाथ आश्रम से लाया गया था, वो 3 साल की नन्ही सी बच्ची थी। जब 7 साल के जीतू ने पहली बार रूबी को देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा था। कौशल्या और विजय ने भी अपने दोनों बच्चों के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं रखा। माता पिता के प्रेम की छांव में खेलते कूदते कब दोनों भाई बहन बड़े हो गए पता ही नहीं चला। जीतू बड़ा था, इसलिए उसकी शादी पहले हुई और नीलम बहू बनकर कौशल्या निवास आ गई मुंह दिखाए के समय। अरे बहुत अच्छे घर में बहू बनकर आई हो नीलम तुम। भाई, जब कौशल्या एक पराई लड़की को सीने से लगाकर पाल सकती है तो तुम तो फिर भी सगी बहू हो उसकी। तुम बिल्कुल घबराना मत, इस घर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कौशल्या और भाई साहब दोनों ही बहुत अच्छे हैं। पड़ोसन ने तो नीलम को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए ये सब कहा था, लेकिन नीलम ने ये पराई लड़की वाली बात दिल पर ले ली थी रात को। सुनिए ना, एक बात बताइए, ये मुंह दिखाए में आने वाली औरतों ने ऐसा क्यों कहा कि आपकी मम्मी ने एक पराई लड़की को सीने से लगाकर पाला है? मतलब
किस पराई लड़की के बारे में बात कर रहे थे वो लोग? अरे तुम छोड़ो ना, क्यों बाहर वालों की बातों पर इतना ध्यान देती हो? बाहर वालों की आदत होती है हर बात में नमक मिर्ची लगाने की। नहीं नहीं नहीं, अब मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे भी सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो लोग बातों में नमक मिर्ची लगा रहे थे। उनकी बातों में कुछ तो सच्चाई ज़रूर थी। आप बताइए ना वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, बैठो मैं बताता हूँ। देखो, रूबी को मम्मी पापा ने अडॉप्ट किया था। मतलब वो मेरी सगी बहन नहीं है। जब वो 3 साल की थी तब मम्मी पापा उसे एक अनाथ आश्रम से गोद लेकर आए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक हम सब ने उसे अपने परिवार का हिस्सा ही माना है। मम्मी तो कहती है शायद उसे इस दुनिया में जन्म हमारे घर आने के लिए ही लिया था। हर किसी का जन्म लेने का एक कारण अवश्य ही होता है, इसलिए तुम भी हमेशा के लिए ये बातें अपने मन से निकाल दो। रूबी हमारे लिए एक सगे से भी बढ़कर है। जैसे मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बहन माना है, तुम भी उसे वैसे ही अपनी ननद समझकर मान सम्मान और प्यार देना, ताकि इस घर की खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लग सके। पति की बात सुनकर नीलम हक्की बक्की सी रह गई थी। ये क्या बात कर रहे हैं जी आप? इतनी बड़ी बात छुपाई है आप लोगों ने? अरे पता नहीं कौन है वो, किसका खून है, किस जाति की होगी, किस धर्म की होगी, ऐसे ही कोई भी बच्चा उठाकर घर ले आए। सच में बहुत बड़ा दिल है मम्मी जी का कि उन्होंने रूबी को अपनी बेटी समझकर पाल लिया। उनकी जगह मैं होती ना तो उसके हाथ का छुआ खाना भी नहीं खाती। देखो नीलम, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। जब हम लोगों को कोई समस्या नहीं है तो ये सब बातें करने वाली तुम होती कौन हो? अपनी मर्यादा में रहो। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो बहन है मेरी। खून का ना सही, लेकिन प्रेम का रिश्ता है मेरा उसके साथ। अच्छा, तो वो अनाथ आश्रम से ली हुई लड़की को तुम अपनी बहन बताकर हक जता रहे हो, और मैं जिससे शादी करके फेरे लेकर ले आए हो मुझसे पूछ रहे हो कि मैं होती कौन हूं? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं पतिदेव कि मैं तुम्हारी पत्नी होती हूं, और आज के बाद आपकी जिंदगी के सारे निर्णय में 50% की भागीदारी मेरी भी होगी। मेरी मर्जी के बिना अब आप कोई भी काम नहीं कर सकते। वो तो अच्छा हुआ कि आज ही मुझे ये बात पता चल गई कि वो तुम्हारी सगी नहीं सौतेली बहन है, वरना बिना बात ही मैं ये बोझ लिए घूम रही थी कि मुझे सास ससुर के अलावा एक ननद की भी सेवा सत्कार करना पड़ेगा। सेवा सत्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन सम्मान तो तुम दे ही सकती हो। तुमसे छोटी है उम्र में। इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि बड़प्पन सिर्फ उम्र से नहीं होता, इंसान की हरकतों में झलकना चाहिए। अपनी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाओ, और हाँ, आज के बाद ये सारी बातें फिर से खुलनी नहीं चाहिए। जीतू को यही लगा था कि शायद उसके समझाने का नीलम पर कुछ असर हुआ होगा, लेकिन नीलम के मन में तो ये बात गहरे तक बैठ गई थी कि रूबी उसकी कुछ नहीं लगती। उसने रूबी को ननद मानना तो दूर, घर का सदस्य मानने से भी इनकार कर दिया था। रक्षाबंधन के दिन, भाभी दिखाओ क्या लेकर आई हो मेरे लिए। देखो भैया, मैं ना कोई सिर्फ शगुन लेकर आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैंने गिफ्ट के लिए लंबी सी लिस्ट बना रखी है, और वैसे भी अब तो आपकी शादी हो गई है, अब मुझे डबल गिफ्ट मिलना चाहिए। आधे गिफ्ट आपकी तरफ से, आधे भाभी की तरफ से। क्यों भाभी? हाँ हाँ, तुम्हारे भाई ने तो बैंक लूट रखा है ना। गिफ्ट क्यों? गिफ्ट की दुकान खरीदवा लो इनसे। अरे हद होती है मांगने की भी। और वैसे भी ना गिफ्ट अपनी इच्छा से दिया जाता है, किसी की कन पट्टी पर बंदूक लगाकर मांगने को गिफ्ट नहीं कहते। नीलम बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम रूबी के साथ? अरे ये तो भाई बहन के बीच का हंसी मजाक है। पहली बात, इसके बीच में तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए। और ऐसा कौन सा लाखों का सामान दे दिया तुमने जो रूबी को ऐसे ताने सुना रही हो? ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं देना तो मत देती, लेकिन इस तरह की बातें मत करो। कितना बुरा लगा होगा बेचारी बच्ची को। हाँ, इस घर में सबको सिर्फ रूबी की ही चिंता है। सारी इज्जत बाहर वालों को ही मिल रही है, और जो आपकी सगी बहू है उसकी कोई इज्जत नहीं। मुझसे ऐसे बात करने में मेरा अपमान नहीं हो रहा है ना? देखो, ये सगा सौतेला का पाठ मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करना। रूबी भी मेरी बेटी है, और इससे ज्यादा मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। सच तो यही है ना माँ जी कि रूबी आपकी सगी बेटी नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर कहने से झूठ सच नहीं हो जाता, और मैं आप लोगों का पूरा सच जानती हूँ। अब आप लाख चिल्लाती रहिए, लेकिन उससे सच नहीं बदलने वाला। इतना कहकर नीलम अपने कमरे में चली गई थी, और कौशल्या बहू की कड़वी बातें सुनकर धम से कुर्सी पर बैठ गई थी। जीतू बेटा, ये बहू को क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही है ये? तूने इसे समझाया नहीं कि रूबी को हमने बेशक गोद लिया है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे पेट से पैदा किए हुए बच्चे के समान है। तू ही बता, क्या मैंने कभी तुझ में या रूबी में कोई अंतर किया है? फिर ये क्यों मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ना चाहती है?
क्यों रूबी के मन में यह बात भरना चाहती है कि वो इस घर की सदस्य नहीं बल्कि कोई बाहर वाली है? माँ परेशान मत हो, मैं जानता हूँ नीलम की कड़वी जुबान के कारण आपको और रूबी को बहुत दुख पहुंचा है। आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि आपकी बहू एक पागल सांड है जो अपने सामने आने वाले हर आदमी को सींग मारता है। अब आप लोगों की भलाई इसी में है कि इस पागल जानवर से बच के रहिए और उसकी कही बातों का बुरा मत मानिए। रक्षाबंधन पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अब रूबी अपनी भाभी नीलम से थोड़ी दूर ही रहती थी। बेटा जीतू, हमने रूबी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा है। लड़का पढ़ा लिखा और काबिल है, हर तरह से हमारी रूबी के लायक है। मैं सोच रही हूँ इस रविवार को उन्हें अपने घर बुला लूँ। हाँ मम्मी ठीक है, बुला लो आप, मैं भी घर पर ही हूँ। लो, एक तो इस अनाथ को पाल पोस कर बड़ा किया, उसमें पैसे लगाए, अब उसकी शादी भी करनी पड़ेगी। इसकी शादी होगी तो पापा जी का रिटायरमेंट का जितना भी पैसा है ये लोग उसी में झोंक देंगे। पर मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अगर सारी दौलत इस अनाथ पर लुटा देंगे तो कल को हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? मेरे रहते इसकी शादी तो मैं होने ही नहीं दूंगी लड़के वालों के सामने। मानना पड़ेगा आप लोगों को भाई, वाकई दुनिया में अच्छे लोग आज भी है, वरना सब कुछ जाने की बात कौन इस रिश्ते को हाँ कहता। बेटा हम कुछ समझ नहीं पाए, तुम कहना क्या चाह रही हो? अब आप लोग इतने अच्छे खानदान से होकर एक अनाथ लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए तो आप लोगों की हिम्मत की तो दाद देनी ही पड़ेगी। उसमें भी एक ऐसी लड़की जिसकी न जात का पता है न धर्म का, उससे शादी करना तो वाकई बहुत हिम्मत की बात है। सही बताऊं तो अगर ऐसा रिश्ता मेरे भाई के लिए आया होता ना तो चाहे मुझे जो भी करना पड़ता लेकिन मैं उसकी शादी नहीं होने देती। नीलम बहू, ये क्या बेहूदगी है? मैंने कहा अभी के अभी उठकर अपने कमरे में जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माँ जी, मैं तो जा ही रही थी, मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। सास की बात सुनकर नीलम उठकर अपने कमरे में चली जाती है। माफ़ कीजिएगा बहन जी, है तो यह हमारी बहू, लेकिन इसका कोई भी लक्षण हमारे परिवार में किसी से नहीं मिलता। पता नहीं क्यों अपनी बेटी के लिए इतनी नफरत अपने मन में लिए घूमती रहती है ये। उम्मीद है कि आपके जैसे समझदार पढ़े लिखे लोग इस बात को मन से नहीं लगाएंगे। और वैसे भी आप लोगों से झूठ बोलकर किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। शादी से पहले हम आपको सब कुछ स्पष्ट बता चुके हैं। अब चिंता मत करिए बहन जी, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। जब आप लोगों ने रूबी को अपनी बेटी समझकर सीने से लगाकर पाला है तो हमें उसे अपने घर की बहू बनाने में संकोच क्यों? और वैसे भी बच्चा वही बनता है जैसे उसे संस्कार मिलते हैं। अब उसको इतनी अच्छी माँ से संस्कार मिले हैं तो आपकी बेटी में कोई दोष हो ही नहीं सकता। नीलम के ना चाहने पर भी रूबी का रिश्ता विनय के साथ पक्का हो जाता है और अब रूबी शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। जिस बात का नीलम को डर था वही होता है। रूबी की शादी में नीलम के ससुर और पति काफ़ी खर्च करते हैं, जिससे रूबी अब नीलम की आंखों में और भी ज़्यादा खटकने लगी थी। शादी के बाद भी रूबी जब भी अपने मायके आती हमेशा नीलम की आंखों में चुभती रहती। मायके से लौटते हुए उसकी विदाई के समय जीतू या कौशल्या जब रूबी को पैसे या कपड़े देते तो उसमें भी नीलम हमेशा ऐतराज़ ही जताती। इसी तरह धीरे धीरे नीलम की शादी को भी 5 साल बीत जाते हैं। रूबी तो अपने ससुराल में जाकर बहुत खुश थी, लेकिन इधर नीलम की शादी को साल पर साल बीत रहे थे और लाख कोशिश करने के बाद भी वो माँ नहीं बन पा रही थी। मैं तो डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर थक गई हूँ। जिस किसी ने जहाँ भी बताया मैं हर जगह गई, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद आज नहीं तो कल भगवान मेरी झोली भर देंगे। लेकिन पता नहीं भगवान ने तो जैसे हमारी तरफ से आंखें ही मोड़ ली है। जिनको इच्छा नहीं है उनके एक के बाद एक बच्चे होते जा रहे हैं और हमें भगवान एक औलाद के लिए इतना तरसा रहा है। मैंने सोच लिया है अब हम लोग IVF के लिए ट्राई करेंगे। 5 साल बहुत लंबा समय होता है जीतू, मैं तो हर जतन कर करके थक गई हूँ। नीलम की बात मानकर लाखों रुपए का खर्चा करके जीतू IVF के लिए भी ट्राई करता है, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी IVF के द्वारा भी नीलम माँ नहीं बन पाती। हर बार उसका IVF फेल हो जाता। बरसों बीत गए थे लेकिन रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी। शादी के 7 साल बाद बस थक गई हूँ मैं डॉक्टर के पास चक्कर लगाते लगाते। अब मैंने सोच लिया है हम अब बच्चे के लिए कहीं नहीं भटकेंगे। अगर हमारे नसीब में होता तो अब तक मिल गया होता। मैंने अब सोचा है कि हम अनाथ आश्रम से अपने लिए एक प्यारा सा बच्चा गोद ले लेंगे। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है। ये कैसी बात कर रही हो तुम नीलम?
ऐसे कैसे किसी अनाथ आश्रम से हम बच्चा ले लेंगे? अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों का ना तो धर्म का पता होता है ना जात का, पता नहीं किसका खून होगा। ऐसे ही किसी के भी बच्चे को मैं अपना नाम नहीं देने वाला। और चलो एक बार को मैं अपनी बात जाने भी दूँ, तुम कैसे किसी अनाथ आश्रम के बच्चे को अपना लोगी? जब अनाथ आश्रम से आई हुई मेरी बहन को तुमने इतने सालों में नहीं अपनाया, तो उस बच्चे के भविष्य के साथ तुम क्या करोगी? अगर हमारे परिवार में आने के बाद भी किसी बच्चे को अनाथ वाला जीवन ही जीना है, तो उसकी बेहतरी तो इसी में है कि वो अनाथ आश्रम में रहकर ही पले। अपने घर लाकर किसी बच्चे को मैं ऐसी तिरस्कार भरी जिंदगी नहीं दे सकता कि वो हमेशा अपने आप को बिन माँ का समझे। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे रहते हुए वो अपने आप को बिन माँ का कैसे समझ सकता है? मैं हूं ना, उसे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दूंगी। तुम्हारी बातों पर मैं कैसे यकीन करूं नीलम? तुमने तो इस घर में आने के बाद एक एक दिन मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए। जीतू की बात सुनकर नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसी दिन जाकर रूबी और उसके ससुराल वालों से अपने किए की माफ़ी मांगती है। अपने पति और सास के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के बाद नीलम एक बच्ची को गोद लेती है और उसकी यशोदा माँ बनकर उसका पालन पोषण करती है।